सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे सत्र 3 सीखेंगे यूनिट 4 का प्राथमिक चिकित्सा शिक्षण की फर्स्ट एड क्या होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा संभावित जटिलताओं को रोकने के लिए सामान्य किंतु काफ़ी प्रभावी और सक्रिय उपायों का संयोजन है। प्राथमिक चिकित्सा से आशय रोगी को उपयुक्त चिकित्सा सहायता मिलने तक दिया गया उपचार है। प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण कौशल है। सरल प्रक्रियाओं के निष्पादन और कुछ दिशा निर्देशों का पालन करके पेशेवर चिकित्सा सहायता आने तक बुनियादी उपचार देकर जान बचाई जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य जब तक चिकित्सक की सेवाएं नहीं मिलती अथवा रोगी को अस्पताल ले जाते समय अथवा घर ले जाते समय जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य बहाली में मदद करना और चोट को गंभीर होने से रोकना है। प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए हमेशा किसी को सहायता के लिए कॉल करें। इसका सिद्धांत। सबसे पहली बात, जल्दी, चुपचाप और घबराए बिना करें। रोगी को जितना कम संभव हो उतना कम हिलाएं और आघात पहुंचने से बचाव करें। बहुत अधिक प्रयास ना करें। रोगी और उनके चारों ओर तनाव को कम करने के लिए आवश्यक करें। किसी भी रक्तस्राव को रोकें। यदि सांस लेना बंद कर दिया है तो कृत्रिम सांस दें, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। गर्मी का असर कि ये अगर हम फर्स्ट एड में यहाँ पे बात करेंगे गर्मी के असर का संकेत और लक्षण। ज़्यादा प्यास, मांसपेशियों में कमजोरी, मिलती कभी कभी उल्टी, सिर दर्द, पसीना ज़्यादा आना, प्रक्रियाशीलता में कमी या बेहोशी होना, सांस लेने में कठिनाई। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे गर्मी के असर। करना क्या चाहिए, क्या करें? बच्चों को छांव के नीचे ले जाएं, उसके कपड़े उतारें और उसके पैर को ऊपर उठाएं। यदि बच्चा सचेत है उसके सिर पर ठंडे स्पंज का उपयोग करें। उसे ठंडे पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक पिलाएं। यदि उसे उल्टी हो जाती है तो दम घुटने को रोकने के लिए एक और उसे घुमाएं। लू लगने की स्थिति में चिकित्सक को दिखाएं। सांस लेने में कठिनाई। अब हम बात करेंगे बच्चों सांस लेने में कठिनाई। हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उस दौरान भी हमें ये दिक्कत आ सकती है। यदि किसी की सांस बंद हो जाती है तो देखें क्या व्यक्ति बात करने पर अथवा कंधे से छूने पर उत्तर देता है। यदि नहीं तो मदद मांगे और तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दें। मदद के लिए किसी को भेज दें, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो मदद मांगने से पहले 1 मिनट तक बुनियादी जीवन रक्षक उपाय जरूर करें। व्यक्ति को उसकी पीठ के सहारे लेटाएं। सिर को झुकाएं ताकि ठोडी ऊपर की तरफ हो। ऐसा करने के लिए जबड़े की हड्डी के नीचे उंगलियां रखकर आराम से उठाएं और साथ ही व्यक्ति के माथे पर धीरे धीरे नीचे की ओर दबाव डालें। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जीभ से गले में रुकावट तो नहीं आ गई है। सांस लेने की जांच करते समय सिर को इसी प्रकार पकड़े रखें। देखें कि क्या छाती के ऊपर नीचे हो रही है या सांस की आवाज़ सुनने के लिए आपके कान उसके मुंह के पास लाएं और उसकी सांस को अपने गाल पर महसूस करने का प्रयास करें। लेकिन जांच महज 10 सेकंड के लिए करें, ज़्यादा ना करें। अगर सांस सामान्य है, मदद आने तक सिर को ऐसे ही पकड़े रखें जैसे ऊपर बताया गया है। यदि सांस लेने या हाँफने की कोई आवाज़ नहीं आती तो बुनियादी जीवन रक्षक का उपाय करें। रक्तस्राव। रक्तस्राव के सभी प्रकार के साथ संभव महत्वपूर्ण ये है कि रक्त प्रवाह को जल्द से जल्द रोकना। धमनी से बहाव। अब यहाँ पे बात आती है रक्तस्राव के जो प्रकार हैं हमारे पास। यहाँ पे धमनी से रक्त प्रवाह का उपचार हमेशा किसी चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। किसी धमनी में रक्तस्राव से कुछ मिनटों के अंदर मौत हो सकती है, अतः तत्काल प्राथमिक उपचार आवश्यक है। इस तरह के रक्तस्राव में रक्त रह कर बहता है और फूटता रहता है। रक्त अक्सर हल्के लाल रंग का होता है। नक्सीर। बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नक्सीर के बारे में कि हम आम देखते हैं कि खेलते समय कई बार क्या होता है कि बच्चों को नक्सीर भी आ जाती है।
नक्सीर तब होती है जब नाक की श्लेष्मा झिल्ली में छोटी रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं। सिर को पीछे की ओर मोड़े या नीचे की ओर नहीं करें। क्योंकि इससे सिर में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और इसीलिए रक्तस्राव बढ़ जाता है। रक्त उधर में भी जा सकता है। इसको रोकने के लिए कुछ उपाय। 10 मिनट के लिए अपनी ओर मध्यम उंगली से नाक पर दबाकर बंद करें। इस तरह से नस को एक साथ दब जाती है, जो अक्सर इस प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त है। जब नाक बंद होती है, व्यक्ति को अपने मुंह से सांस लेनी चाहिए। यदि रक्तस्राव जारी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उससे महत्वपूर्ण और कुछ भी आपके पास सोर्स नहीं है। इसे किससे बढ़ावा मिलता है कि इसको शुष्क मौसम या गर्मी के ज़रिए ये नक्सीर आम हो जाती है। रोकथाम क्या है? नक्सीर की प्रवृत्ति वाले बच्चों को नाथुने में पेट्रोलियम जेली या नमक के पानी का स्प्रे करना चाहिए। यदि व्यक्ति को अक्सर अचानक नक्सीर होती है तो काफ़ी अधिक रक्तस्राव होता है तो नाक को न छुएं, उन्हें किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। घाव होना या खरोंचे लगना। उम्र बढ़ने के साथ में घाव होना या खरोंचे लगना आम बात है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर उत्तेजित ना हों और उन्हें चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करने से ना रोकें। इसी के साथ उन्हें ये पता होना चाहिए कि चोट लगे तो क्या करना चाहिए। यदि कट गहरा है और रक्तस्राव का बहाव रुक नहीं रहा तो चिकित्सक की सहायता लें। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? घाव को साफ पानी से धोकर साफ करें। यदि घाव से खून बह रहा है तो फिर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए दबाव डालें। स्टेरलाइज गॉज और बैंडेज का उपयोग करें। खून बहने की धीमी करने के लिए घायल हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं। एक व्यक्ति बेहोश हो रहा है तो सांस लेने के मार्ग को साफ करना चाहिए। व्यक्ति को नीचे की ओर फर्श पर उसके पीठ के बल लेटा दें। उसके सांस के संपर्क को साफ करें। यदि गले के पीछे या गले के ऊपर कोई रुकावट दिखाई दे रही है तो मुंह में उंगली डालकर उसकी रुकावट को बाहर निकालें। सावधान रहें कि वायु मार्ग में खाद्य पदार्थ या वस्तु की गहराई पर दबाव ना दें, जो बच्चे को आसानी से हो सकता है। कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन CPR शुरू करें। यदि वस्तु स्थिर बनी हुई है और आपके द्वारा उपरोक्त उपायों को लेने के बाद व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है तो CPR का इस्तेमाल किया जाने वाला स्पीडन सीनेम की वस्तु की जगह अपनी जगह से हटाकर अटका सकता है। समय समय पर मुंह में पुनः उसको जांच करें। खेल कूद संबंधी सामान्य चोटें कि बच्चों, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें सामान्य चोटें कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे दिया गया है मोच और मांसपेशी खिंचाव। अब खेलकूद संबंधी सामान्य चोटों में विशिष्ट चोटें होती हैं जो आयोजित किए जाने वाले खेलों, प्रशिक्षण सत्रों अथवा फिटनेस संबंधी कार्यकलापों के दौरान लगती हैं। अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों, अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि के कारण इस प्रकार की चोटें लग सकती हैं। गहरे घाव अथवा स्थायी जख्म के रूप में चोट लग सकती है। गहरे घाव को जख्म लंबे समय तक बार बार गलत अभ्यास करने के कारण बनता है। दबाव फ्रैक्चर, पेशीय खिंचाव आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात करी मोच की। आमतौर पर सामान्य चोटों में मोच होती है कि जिसमें हमारा पैर मुड़ जाता है और दूसरा हमारी मांसपेशियों में कोई खिंचाव हो जाता है। तो अब हम बच्चों यहाँ पे सीखेंगे कि अगर आपको मोच लग गई है, मोच आ गई है, तो प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से दी जाए। ICCE के दिशा निर्देशों का पालन करें। चोटिल अंग को आराम दें और सभी गतिविधियों से बचें। उस जगह पर बर्फ़ लगाएं। चोट के बाद सूजन को रोकने में मदद करने के लिए ठंडे पैक का उपयोग करें। चोट के बाद जितनी जल्दी हो सके उस स्थान पर बर्फ़ लगाने की कोशिश करें और 15 से 20 सेकंड या मिनट एक दिन में 4 से 8 बार अब पहले 48 घंटों के लिए या सूजन में सुधार होने तक बर्फ़ लगाना जारी रखें। इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इससे ऊतक को नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे सीखेंगे प्राथमिक चिकित्सा किट कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमारे पास है प्राथमिक चिकित्सा किट की अवधारणा। प्राथमिक चिकित्सा किट की अवधारणा। एक अच्छा प्राथमिक चिकित्सा किट प्रत्येक शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चिकित्सा किट शिक्षकों के उपयोग के लिए आसान पहुंच के अंदर होनी चाहिए। जहां कोई आपात स्थिति हो तो एकदम से वो शिक्षक उस प्राथमिक चिकित्सा किट को ले सके। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा में मैनुअल होना चाहिए, अलग अलग आकारों का स्टेराइल गॉज पैड होना चाहिए, चिपकाने वाला या गोंद टेप होना चाहिए, कई आकारों में चिपकाने वाली पट्टियाँ होनी चाहिए, इलास्टिक पट्टी होनी चाहिए, एक स्प्लिंट होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइस होनी चाहिए, साबुन, एंटीबायोटिक मरहम, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चिमटी, तेज कैंची, सेफ्टी पिन, डिस्पोजल, इंटेंट कोल्ड पैक यदि उपलब्ध है तो, कैलामाइज लोशन, डेटॉल, साबुन, थर्मामीटर, प्लास्टिक नॉन लेटेस्ट दस्ताने, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, कंबल। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास फर्स्ट एड में होनी चाहिए। तो मैं आशा करूँगा कि बच्चों आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।